हाँ तो प्यारे बच्चों, बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। पाचन तंत्र का जो संरचना होती है वो कैसी होती है, उसमें कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा विषय विज्ञान से श्वसन तंत्र के बारे में, और अध्याय जो है वो है 2। तो श्वसन तंत्र की संरचना को हम देख रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं व्यक्ति के फेस को डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, केवल उसके श्वसन तंत्र के भागों को डिजाइन करता हूँ। ये श्वसन तंत्र है। इसमें देखिए, ये सबसे पहले नासाद्वार है, ये जो है ये मुख गुहा है, मुख गुहा। इसको हम बोलेंगे नासा गुहा, नासा गुहा। ये यहाँ से नासा गुहा है। इसके पृष्ठ जो सतह होती है या अधर जो सतह होती है उसके ऊपर पाई जाती है नासा ग्रसनी, और यहाँ से ये जो है ये है मुख ग्रसनी, और यहाँ पे जो है कंठ ग्रसनी। ये ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, एक तो है नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी और तीसरा कंठ ग्रसनी है। यहाँ से ये जो नलिकाकार भाग है इसको हम बोलते हैं श्वास नली। ये श्वास नली आगे 2 भागों में विभाजित होती है, इसको हम बोलते हैं श्वसनी। और श्वसनी जो होती है वो पुनः आगे 2 भागों में विभाजित होती जाएगी। ये बार बार विभाजित होती रहती है। और फिर जो फुफ्फुस या जो फेफड़ा होता है उसके अंदर एक जाल के समान संरचना बनाती है। ये जो शाखाएं हैं ये श्वसनी है। अगर श्वसनी 2 भागों में विभाजित होती है तो हम उसको बोलते हैं श्वसनिका। और श्वसनिका अगर 2 भागों में विभाजित होती है तो हम उसे बोलते हैं श्वसनिकाएं। ये श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग हैं। और इसी के अंदर ये जो उत्तक का बना हुआ है संरचना, फ्लैप जो होता है, इसको हम बोलते हैं मध्यपट, मध्यपट या फिर डायफ्राम। ये जो बार बार शाखाएं यहाँ पे विभाजित हो रही हैं, इन शाखाओं में क्या होता है, इसका जो अंतिम भाग होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार, एक गुब्बारे की संरचना के समान। इसका जो अंतिम भाग होता है वो कैसा होता है? गोले के समान। और इसको हम बोलते हैं कुपिका। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो है ये कौन सा भाग है?
कूपिका या फिर एल्वियोलाई। तो इन कूपिकाओं से भरा हुआ होता है फुफ्फुस, और ये कूपिकाएँ जो होती हैं, ये कूपिकाएँ क्या करती हैं कि अगर मैं इसी श्वसनी को इस प्रकार से करता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन इनके संपर्क में रहती है, और यहाँ पे इसी कूपिका को मैं इस प्रकार से डिजाइन करता हूँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी सतह के संपर्क में रहती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा अवशोषण होगा या फिर इस जगह पे, तो हम कहेंगे इस जगह पे ज़्यादा अवशोषण होता है, क्योंकि ये क्षेत्रफल ज़्यादा कवर करती है। तो यहाँ पे अवशोषण की ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवशोषण हो सके, और कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः अवशोषण इसके अंदर किया जा सके, तो इसके लिए जो होता है ये कूपिकाएँ कार्य करती हैं। सीधा हम कहेंगे इसको कि कूपिकाएँ जो होती हैं वो श्वसन की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। इनकी संख्या कई लाख में होती है। ये दोनों फेफड़ों के अंदर पाई जाती है, मैंने एक के अंदर इसको डिजाइन किया हुआ है। अब देखिए इसको, यहाँ से शुरू होते हैं श्वसन की क्रिया। पहले देखिए श्वसन होता क्या है। श्वसन क्या होता है, हमने पहला जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा कि भोजन जो होता है उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। भोजन के अंदर जो ग्लूकोज है उसका सूत्र होता है C6H12O6, और यदि इस ग्लूकोज को 6O2 अणु मिल जाए, ऑक्सीजन के 6 अणु, और इसी प्रकार से 6 अणु जल के मिले, तो ये जो प्रक्रिया है इसमें निर्माण होता है CO2 का, दूसरा होता है H2O का, और तीसरा जो होता है ऊर्जा का, ऊर्जा बनती है इसमें। ये ऊर्जा जो होती है ये ATP के रूप में बनती है। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो ऊर्जा है ये हमें किससे प्राप्त हो रही है, इस ग्लूकोज से या इस भोजन से हमें क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि इस भोजन की क्रिया किससे होनी चाहिए, ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में होनी चाहिए, ऑक्सीजन। यदि इसको यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और उसके बाद में हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अब ये जो ऑक्सीजन है ये हमें इस श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से मिलती है। और श्वसन में होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है इसका विनिमय होता है, यहाँ से शुरू होती है, फेफड़ों के अंदर जाएगी, और फेफड़ों से रुधिर के अंदर जाएगी, और रुधिर से पुनः कोशिकाओं तक पहुँचती है। हम इसको बोलेंगे O2 व CO2। CO2 का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, और ये जो CO2 है रुधिर की सहायता से कहाँ पे आती है, वापस फेफड़ों के अंदर आती है, और उसके बाद में यहाँ से जब फेफड़े जो होता है उनका आयतन कम होता है उस समय यहाँ से बाहर निकल जाती है, और पुनः यहाँ से कौन सी गैस आएगी, ऑक्सीजन गैस आती है। तो इस O2 और CO2 का परिवहन जो होता है किसके माध्यम से, रक्त की सहायता से। रक्त की सहायता से किसके बीच में होता है, एक तो बाहर से वातावरण, ये बाहर से जो हम वायु ले रहे हैं ये कहाँ से आ रही है, वातावरण से आ रही है। तो यहाँ पे तो हम एक साइड में तो क्या है, वातावरण है, और दूसरी साइड में क्या है, अंतिम भाग जो होता है वो क्या होता है, कोशिका होता है। वातावरण में कोशिकाओं के बीच जो O2 और CO2 का जो विनिमय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। रक्त की सहायता से जब O2 और CO2 का परिवहन वातावरण व कोशिकाओं के बीच होता है तो इस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है, O2। अब देखिए इसको, श्वसन की प्रक्रिया में जो है इसको 3 भागों में बांट दिया। ये जो श्वसन तंत्र है पूरा, इसको कितने भागों में बांट दिया गया, 3। यहाँ पे फेफड़े जो होते हैं उसके ऊपर एक और आवरण मिलता है, और उस आवरण को कहते हैं फुफ्फुस आवरण। ये फुफ्फुस आवरण इनके बाह्य आघातों से रक्षा करता है। वैसे इनकी रक्षा के लिए एक पिंजरा और बना होता है, पसलियों का बना होता है, जो इनकी सुरक्षा करता है।
तो ये क्या लिखेंगे इसको, फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आवरण क्या लिखेंगे इसको, फुफ्फुस आवरण। ये मध्यपट होता है, इसकी सहायता से यहाँ पे मांसपेशियों की सहायता से जुड़ा होता है फेफड़ों से। ये मध्यपट लगातार गतिमान रहता है, ऊपर नीचे और ऊपर नीचे। जब ये नीचे की तरफ होता है उस समय फेफड़ों का आयतन बढ़ता है और उस समय फेफड़े डिमांड करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेने की। और दूसरा जो होता है, जब ये ऊपर की तरफ होता है उस समय फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और जो अंदर भरी हुई CO2 गैस होती है वो कहाँ निकल जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या प्रक्रिया होगी कि वायु जो है, वातावरण से वायु नासाद्वार की सहायता से, नासाद्वार की सहायता से नासा गुहा में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है, नासा गुहा में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि श्वसन की जो प्रक्रिया है, वायु को अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है, ये हम नासिका से करते हैं सामान्य, लेकिन मुख के द्वारा भी करते हैं हम। तो ये श्वसन अंग के द्वितीय जो श्वसन अंग होता है उसके रूप में कौन सा अंग काम करता है, हमारा मुख काम करता है। अगर हम दोनों के बीच में तुलना करें कि नासा द्वार या फिर नासा गुहा, नासिका से ली हुई वायु तथा मुख से ली हुई वायु, दोनों में शुद्ध कौन सी होगी, तो नासा से ली हुई वायु क्या होती है, शुद्ध होती है। उसका एक कारण होगा कि नासिका की ये जो सतह है, आंतरिक सतह, इसके अंदर पक्ष्मावरोम पाए जाते हैं, इस प्रकार से झाड़ू नुमा या पक्ष्मावरोम। और ये जो पक्ष्मावरोम होते हैं ये बाहर वातावरण से वायु के साथ में आने वाले धूल के कणों को रोक लेते हैं, अपने अंदर फंसा करके रोक लेते हैं। इनके अलावा नासिका जो होती है ये इस प्रकार से दो भागों में विभाजित होती है। ये बीच वाली जो होती है ये मुलायम हड्डी होती है, मुलायम हड्डी होती है, और इसके अलावा इस हड्डी के ऊपर एक झिल्ली होती है। ये झिल्ली लगातार श्लेष्मा का स्त्राव करती है और ये श्लेष्मा इस नासा गुहा के अंदर नम वातावरण बनाता है। कैसा वातावरण बनाता है, नम वातावरण। और इस नम वातावरण के अंदर जो धूल के कण होते हैं वो भारी होकर के और सतह से चिपक जाते हैं। समझ में आ रही है ये बात, दोबारा देखिए इसको। ये नासा गुहा है, नासा द्वार से आगे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक हड्डी होती है बीच में, लचीली हड्डी, जो इसको दो भागों में बांटती है। इस हड्डी के ऊपर एक झिल्ली होती है। ये मुलायम हड्डी के ऊपर जो झिल्ली है ये झिल्ली श्लेष्मा का स्त्राव करती है, और ये जो श्लेष्मा होती है ये नासा गुहा के अंदर का जो वातावरण है या जो वायु है उसको क्या बनाती है, नमी बनाती है। उस नमी के कारण धूल के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, भारी होते हैं, और भारी होने के कारण वो किससे चिपक जाते हैं, सतह से चिपक जाते हैं। और वायु जो होती है वो शुद्ध होकर के कहाँ चली जाती है, आगे की तरफ चली जाती है। आगे की तरफ कहाँ आएगी, यहाँ से नासा गुहा में, और नासा गुहा से वायु जो है वो किस में प्रवेश करती है, नासा ग्रसनी के अंदर। नासा ग्रसनी के बाद में यहाँ पे एक और ग्रसनी है, मुख ग्रसनी। उसके बाद जो वायु होती है वो किस में प्रवेश करती है, मुख ग्रसनी में। मुख ग्रसनी के बाद ये कहाँ पे आती है, कंठ ग्रसनी में। अब ये जो कंठ ग्रसनी में आ रही है, यहाँ पे ये जो नलिका होती है ग्रसनी के बाद ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में विभाजित हो जाएगी, दो भागों में। एक तो वो नलिका जो भोजन को कहाँ भेजती है, अमाशय की तरफ भेजती है, और दूसरी वो नलिका जो वायु को कहाँ भेजती है, इस श्वास नली की ओर भेजती है। तो यहाँ पे जो ये ग्रसनी है
इस ग्रसनी के अंतिम छोर के ऊपर, इस ग्रसनी के अंतिम छोर के ऊपर एक उत्तक का बना हुआ, उत्तक का बना पल्ला कह सकते हैं हम उसको, या लचीली हड्डी का बना हुआ एक फ्लैप होता है, और इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस या फिर घाटी ढक्कन, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। अब ये जो घाटी ढक्कन होता है ये क्या काम करता है, ये निर्धारित करता है कि भोजन को आहार नाल की तरफ जाने देना है, वो श्वास नाल की तरफ नहीं चला जाए, और जो वायु होती है उसको श्वास नाल में भेजना होता है, न कि आहार नाल के अंदर। तो ये जो होता है ये सुनिश्चित करता है कौन, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन होता है। अब ये होता कहाँ है, कंठ ग्रसनी के अधर सतह में होता है, निचले भाग में। यहाँ से अलग हो जाती है एक श्वास नली। ये जो भाग मैं बना रहा हूँ ये कौन सा है, श्वास नली है, और इस श्वास नली के प्रारंभिक भाग पे यहाँ पे लगा होता है सवर यंत्र, सवर यंत्र लगा होता है। ये सवर यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करता है, इसको लैरिंग्स भी बोलते हैं, ध्वनि उत्पन्न करता है। इस सवर यंत्र के अंदर ये इस प्रकार से होता है, और इसके अंदर दो तंतु लगे होते हैं, इनको बोलते हैं सवर रज्जु। ये भी श्लेष्मा के बने होते हैं। जब यहाँ से वायु का जो बहाव होता है अलग अलग होता है, तो ये सवर जो रज्जु होते हैं ये अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारी जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये सवर यंत्र है। इस सवर यंत्र की सुरक्षा कौन करता है, तो यहाँ पे होता है ये घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जिस समय हम भोजन कर रहे होते हैं उस समय एपिग्लोटिस इस सवर यंत्र के आगे आ जाता है, और इस सवर यंत्र की क्या करता है, सुरक्षा करता है। लेकिन जब हम श्वसन कर रहे होते हैं उस समय ये आहार नाल की तरफ झुक जाता है एपिग्लोटिस, और यहाँ से वायु कहाँ चली जाती है, श्वास नाल के अंदर। यहाँ से वायु जो है वो कहाँ तक पहुँच गई, श्वास नाल। अब इस श्वास नली से वायु जो है वो कहाँ पहुँचेगी, श्वसनी के अंदर, और श्वसनी से श्वसनिकाओं से होती हुई और अंतिम छोर में कहाँ पहुँचती है, कुपिकाओं के अंदर। लेकिन ये जो पूरा श्वसन तंत्र है इसको तीन भागों में बांट दिया। ऊपरी भाग, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, और तीसरा जो है सवर्णी मांसपेशियाँ या श्वसन मांसपेशियाँ, तीन भागों के अंदर इसको बांट दिया। अब देखिए ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या है। एक हम पढ़ चुके हैं नासाद्वार या नासा गुहा। दूसरा जो भाग है वो है नासा ग्रसनी, या फिर सीधा हम ग्रसनी कहेंगे इसको। ये ग्रसनी में क्या होता है कि सबसे पहले नासा गुहा से वायु नासा ग्रसनी में प्रवेश करती है, उसके बाद ये मुख गुहा में प्रवेश करती है, मुख गुहा से कंठ ग्रसनी में प्रवेश करती है, और उसके बाद सवर यंत्र से होती हुई श्वास नली में प्रवेश करती है। ये कौन सा भाग है, दूसरा। और तीसरा भाग कौन सा है, श्वास नली। ये श्वास नली लंबी नलिकाकार नली होती है, जो कहाँ वायु को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है, ग्रसनी से वायु को फेफड़ों के अंदर तक पहुँचाती है। अब देखिए इसके अंदर पहला जो भाग नासा गुहा हम पढ़ चुके हैं, दूसरा भाग ग्रसनी, और तीसरा भाग सवर यंत्र, जो श्वास नली के प्रारंभिक भाग में लगा होता है। सवर यंत्र, ये तीन जो हैं ये किस में आते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र के। किसके भाग हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र। तो
आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।